बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की जो तोशाखाना केस में कन्विक्शन को सस्पेंड किया है। कन्विक्शन तो सस्पेंड कर दी गई, लेकिन इमरान ख़ान साहब के वकील क्यों आज इस बात की मुखालफत कर रहे थे कि सज़ा को सस्पेंड ना किया जाए। और फिर जब नैब के वकील ने कहा कि हम इस बात की मुखालफत नहीं करेंगे कि इमरान ख़ान साहब की सज़ा सस्पेंड कर दी जाए, तो फिर इमरान ख़ान साहब के वकील का नया मौक़िफ़ अदालत में क्या था, एक तो ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जो 7 रुकनी बेंच बना है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो लेटर है, इसमें जो 7 रुकनी बेंच बना है, ये 7 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया है, ये फुल कोर्ट क्यों नहीं बना। फुल कोर्ट बनना चाहिए था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी है। तो काजी फैसल साहब ने 7 रुकनी बेंच क्यों बनाया, इस हवाले से कुछ अंदर की जो ख़बर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फैक्चुअली चीज़ें कुछ आप नाज़रीन के साथ शेयर करने की है वो भी आपको बताएंगे। और फिर जो कमीशन के सरबराह हैं जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने एक तो इस कमीशन का सरबराह बनने से, इंक्वायरी करने से इनकार कर दिया। तो क्या उनका ये जो इनकार है ये लार्जर बेंच बनने के बाद सामने आया, या फिर उन्होंने पहले फ़ैसला कर लिया था इस कमीशन की सरबराही इंक्वायरी ना करने का, फिर ये सो मोटो लिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो ख़त है जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का, उस ख़त में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो ख़त लिखने वाले 6 जजेज़ हैं उन्हें कानून का सबक पढ़ाया है कि जो लेटर उन्होंने लिखा है उसकी डेस्टिनेशन क्या बनती थी, उसे किस डेस्टिनेशन पे भेजा गया, क्यों भेजा गया, सारा मामला क्या है। जिलानी साहब ने उन 6 जजेस को आइन और कानून का क्या सबक पढ़ाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से उनसे दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, और अपने जानने वाले दोस्तों यारों के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जिलानी साहब ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने क्यों इनकार किया कि वो कमीशन की सरबराही या जो जजेस का जो ख़त है उसको इंक्वायर नहीं करना चाहते। वैसे नाज़रीन ख़त में उन्होंने जो बातें लिखी हैं उस पर आने से पहले, उसके मंदरजात पर बात करने से पहले एक बात तो वाज़ेह है कि ये जो उनका फ़ैसला है, मैं अपने गेस्ट वर्क पे कह सकता हूँ कि कल से जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, एक ईमानदार शख्स को कमीशन का सरबराह बनाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या चीज़ें निकाल के लाई गई, उनको वायरल किया गया, और उसके दबाव में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इस कमीशन का सरबराह बनने से, इस कमीशन के तहत जो जजेस का ख़त है उसके नीचे इंक्वायरी करने से इनकार किया है। तो ठीक है, अगर किसी को ये कबूल नहीं है और वो इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते एक ईमानदार शख्स से, हमेशा पाकिस्तान में ये होता है कि अगर ईमानदार शख्स ने किसी कमीशन की सरबराही संभाल ही ली थी कि इतना उस पर क्रिटिसाइज़ करो, इतना उसको टारगेट करो, इतना उसको निशाना बनाओ कि वो भाग जाए, वो इनकार कर दे, उसको अपनी इज़्ज़त संभालना मुश्किल हो जाए, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए एक अच्छा काम करने से इनकार कर दे। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इज़्ज़तें बचती नहीं, इज़्ज़तें उछलती हैं। तो वही को जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के साथ किया गया, और जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो। वो जीत गए, लेकिन एक्चुअली वो हार गए हैं। कि अगर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इस मामले की इंक्वायरी करते तो इंशाअल्लाह वो बात की तह तक भी जाते और बेहतरीन रिकमेंडेशन भी देते। लेकिन बहरहाल उनके लेटर के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे नाज़रीन इस लेटर, अगर ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस कमीशन का सरबराह बनने से इनकार करना उन जजेस के लिए भी एक खुशखबरी हो सकती है जिन जजेस ने कमीशन के सामने जाना था, कमीशन ने बुलाना था, वहाँ पे जिरा होनी थी, वहाँ पे सवाल जवाब होने थे, और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका कुछ ना कुछ सबूत भी मांगा जाना था। तो उनका इनकार करना मेरी तनास में उन जजेस के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है कि उन्होंने कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के में तो किसी जज को बुला के इन्वेस्टिगेट करना खुली अदालत में आर्टिकल 184(3) में वो मुमकिन नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो हो सकता है, लेकिन वो उस वक्त हो सकता है जब किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आई हो और उस कंप्लेंट के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का आगाज़ कर रही हो। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी खबर है उन 6 जजेस के लिए कि अब उनको कमीशन के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। अगर कमीशन दोबारा नहीं बनता, दोबारा बन गया तो फिर जजेस को उस कमीशन के सामने जाके अपना मौक़िफ़ जो है वो रखना होगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जज साहब ने जो इनकार किया है
उसमें जज साहब ये कहते हैं कि ये ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। और इसमें कहा गया है कि ये मामला या तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देखे या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देखे। और फिर आगे चल के जज साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात की कि अगरचे जज साहब क्या कह रहे हैं, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, कि अगरचे जो 6 जजेस का ख़त है वो आर्टिकल 209 के दायरा अख्तियार में नहीं आता, यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दायरा अख्तियार में ये ख़त जो जजेस ने लिखा है वो नहीं आता, गलत डेस्टिनेशन के ऊपर जजेस ने यह ख़त लिखा है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस इमारत के सरबराह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, वो जुडिशल साइड के ऊपर या इदारा जाती सतह पे इस मामले को हल करें। और साथ में इस लेटर में जिससे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उनका शुक्रिया अदा किया। और जज साहब ने लिखा कि जो मेरे ऊपर एतमाद किया इन दोनों जजेस ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और सीनियर प्यूनी जज ने, उनका एतमाद करने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ुद मैं बेंच की सरबराही करने से, कमीशन का सरबराह बनने से इनकार करता हूँ। लेकिन एक बात उन्होंने और भी लिखी है कि इस कमीशन के जो TORs हैं वो भी मुझे मुनासिब नहीं लगते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि वो इसलिए भी मुनासिब नहीं समझते कि ये लेटर क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मामला है, तो मुनासिब नहीं कि मैं इस मामले की इंक्वायरी करूं। तो ये लेटर अब जज साहब ने लिख दिया है। और इस पर फिर जो दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बना दिया है। वैसे आप नाज़रीन को अंदर की खबर बता दें कि ये जज साहब का इनकार का लेटर बाद में सामने आया है और जो सो मोटो लेने का मामला था वो सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुका था। यानी कि जो लेटर है, जो प्रपोज़ल है चीफ जस्टिस की जानिब से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजी गई थी, वो इस इनकार के लेटर के आने से पहले, जिलानी साहब के लेटर के आने से पहले ये सिलसिला पहले शुरू हो चुका था कि इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेके ओपन कोर्ट में जो है इसकी समाअत की जाए। तो ये कहना कि ये लार्जर बेंच बनने के बाद जिलानी साहब ने इनकार किया है या किसी और वजह से इनकार किया जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, सो मोटो के साथ जिलानी साहब का इनकार जुड़ा हुआ नहीं है। जिलानी साहब ने अपनी साइड के ऊपर इनकार किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि जो शोरो होगा हम सुन रहे थे सोशल मीडिया पे, उसके रोशनी में यह खुद नोटिस लिया है। लेकिन सवाल ये है कि अब कमीशन में, जो मैं पहले भी कर रहा था कि कमीशन में तो जजेस को जाके अपना बयान देना पड़ना था, तो यहाँ पे अब इस मामले को कैसे सेटल किया जाएगा? वंस फॉर ऑल ये मामला तो सेट होना चाहिए कि अगर इदारों में मुदाखलत हो रही है एजेंसियों की, तो उनको आप मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, उनको आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं होती, इल्ज़ाम लगा है, इल्ज़ाम साबित नहीं होता, तो फिर दूसरी तरफ भी देखा जाना चाहिए था कि कार्रवाई बनती है नहीं बनती। अब देखते हैं कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इस पर परसों की समाअत है तो क्या होता है। लेकिन सवाल जो है वो कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट होना चाहिए था। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। अब यही हम नाज़रीन बात करते हैं कि इनकी कानून से शनासाई इतनी है, इतनी इनकी कानून से शनासाई है कि ये फुल कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कानून ये कहता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ये कहता है कि अब आर्टिकल 184(3) जो कि सो मोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का होता है, यह आर्टिकल 184(3) सो मोटो का केस बन गया है जो 7 रुकनी बेंच बना है। इसमें अच्छा 7 जजेस की सिलेक्शन कैसे हो, इस पर भी मैं आगे चल के बात करूँगा। तो कानून के मुताबिक अब आपने जब पहले राउंड में केस सुनना है, आर्टिकल 184(3) का आपने केस सुनना है ना, तो उसके ऊपर एक अपील भी आनी है। अपील के लिए भी आपको जजेस चाहिए होते हैं। तो 7 जजेस से अगर बड़ा बेंच होता या फुल कोर्ट होता तो फिर अपील कहाँ पे आती? अब कुछ दोस्त कहेंगे तो फिर उस केस में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में क्यों फुल कोर्ट बनाया गया था? उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून मुअत्तल था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो फ़ाल नहीं था। यहाँ पे क्योंकि अब कानून लागू हो चुका है, कमेटी में मामला जाते हैं। वो केस तो कमेटी के अंदर से होके भी नहीं आया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून वाला, वो तो बंदियाल साहब ने नोटिस लिया था अपने अख्तियार के तहत। तो यहाँ पर इसलिए 7 रुकनी बेंच बना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त 14 जजेस हैं, 7 जजेस की तैनाती होनी है। वैसे तो 6 रुकनी होना चाहिए था, 7 रुकनी भी ना होता, मौजूदा हालात में 6 रुकनी बनना चाहिए था। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने यह किया कि जितने यहाँ पे दस्तियाब जजेस हैं, अब मैं वो बात कर रहा हूँ कि 7 रुकनी बेंच क्यों बना। 7 रुकनी बेंच नाज़रीन इसलिए बना, 1 मिनट, बेंच की कंपोजिशन को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काजी फ़ाइज़ साहब हैं,
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, मंदू खेल साहब हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, एक और जज साहब भी हैं। तो इसमें बाकी जो जजेज़ हैं जिनको शामिल नहीं किया गया तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो कराची में उनका बेंच है। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी कराची के बेंच में शामिल हैं, वहाँ पे हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं हैं। और फिर लाहौर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का बेंच है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। तो ये 5 जजेस तो दस्तयाब ही नहीं, ये तो कराची और लाहौर में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे जो दस्तयाब थे उन्हीं का बेंच बना दिया। मोहम्मद अली मदर साहब गालिबन छुट्टी पे हैं, और एक और जज साहब भी हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी गालिबन छुट्टी पे होंगे, क्योंकि 7 ये हो गए, 5 ये जजेस हो गए, 12 और एक जज जो है वो छुट्टी पे हो गए, मोहम्मद अली मदर साहब, और एक और जज भी हैं, अब मुझे उनका नाम याद नहीं। तो ये इस वजह से 7 रुकनी बेंच बना है और फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया गया। अब तहरीक इंसाफ वाले जो बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, वो इसी वजह से तो आप इमरान खान साहब की कन्विक्शन के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, आपकी कोर कमेटी में बैठ के उसके ऊपर एतराज़ किया जाता है कि हमारी लीगल टीम गैर संजीदा है। हमारी लीगल टीम अगर संजीदा होती तो आज इमरान खान साहब जब जेल में ना होते, वो बाहर होते। तो ये मैं नहीं कह रहा, इनकी पार्टी के अंदर से लीगल टीम के ऊपर सवालात उठते हैं, तो इसलिए फुल कोर्ट की बात की जाती है। लेकिन मेरा फुल कोर्ट बन नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जो केस सुना जाएगा इस पर अपील भी आनी है, अपील भी सुनी जानी है। अब नाज़रीन तोशा खाने पर हम बात कर लें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत का आगाज़ हुआ। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आज ये तोशा खाने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, और आज तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि दलाइल शुरू नहीं हो सकते, अगर आप चाहते हैं तो हम जो सज़ा है बुशरा बीबी साहबा की, इमरान खान साहब की, उसको सस्पेंड करके ईद के बाद तक इस केस को ले जाते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमें सज़ा की मअतली नहीं चाहिए, सज़ा की मअतली की बजाय हम ये चाहते हैं कि आप मेरिट के ऊपर दलाइल सुन के केस का फ़ैसला कर लें। वैसे तो ये बात ठीक लगती है कि आप सज़ा को मुअत्तल कराने के बजाय वंस फॉर ऑल ये चाहते हैं कि केस का फ़ैसला कर दें कि बरियत होती है या फिर कन्विक्शन बरकरार रहती है। लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा दोबारा से कि सज़ा मुअत्तल करके जो मुलज़म की बरियत होती है उसकी मुखालफत इमरान खान साहब की लीगल टीम ने की कि ये आप ना करें। फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि साइफ़र केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, FIA के दलाइल होने हैं, लेकिन नहीं मालूम कि FIA के दलाइल जो हैं वो कितने दिनों में मुकम्मल होंगे, वो कितना वक्त लेंगे। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि तोशा खाना का जो केस है इसे ईद के बाद रख लेते हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर ने आके मौक़िफ़ दिया, जिस पर खान साहब की लीगल टीम के वकला भी हैरान हुए, अदालत भी हैरान हुई कि फ़ैसले का हमने जायज़ा लिया है, ये सज़ा मुअत्तली का मुकदमा बनता है। यानी नैब ने कहा कि आप इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की सज़ा मुअत्तल कर दें, और फिर अदालत ने कहा कि नैब का ये जो मौक़िफ़ है कि ये सज़ा मुअत्तली का केस बनता है, ये काबिल तारीफ़ है। और फिर नैब ने कहा कि हमें सज़ाए मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती, ये नैब की तरफ से कहा गया। तो फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप सज़ा तो सस्पेंड कर रहे हैं, वो जो नाहली होती है ना सज़ा के नतीजे में 5 साल की 10 साल की, उसको भी सस्पेंड कर दें। यानी पहले आप सस्पेंशन नहीं मांग रहे थे, फिर आप कहते हैं कि नाहली भी सस्पेंड कर दें। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जनाब वो सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस मामले को छोड़ दें, इस मामले को अभी रहने दें, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो फिर सज़ाएँ सस्पेंड हो गई इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की, और मुकदमे की समाअत को ईद के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने आज ATC अदालत से रजू किया था कि उनके जो नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किया गया उनको मुअत्तल किया जाए, तो जज साहब ने, मोहम्मद नवी साहब खान साहब ने उनके इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। वकील पेश हुए अली अमीन गंडापुर के, और समाअत करने के बाद अदालत ने जो अरेस्ट वारंट थे नाकाबिले ज़मानत अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उसको मुअत्तल कर दिया। यानी अब गिरफ़्तारी वाली बात नहीं रही। और फिर मुअत्तल करने के बाद नोटिस को, गिरफ़्तारी के नोटिस को जज साहब ने जो केस की समाअत है उसे 20 मई तक मुलतवी कर दिया, लंबी एक तारीख डल गई। इसके अलावा नाज़रीन जो साबिक़ DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई नजफ़ हमीद साहब पे जो माली मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है, उसकी भी आज समाअत हुई मुतल्लिका जज साहब की अदालत में। और जज साहब का नाम अगर कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पीछे लिखा हुआ इधर मेरे पास, माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन। आप कहते हैं कि तैयारी करके नहीं ठहरता, ये इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। किधर गया? अली नवाज़ भक्कर साहब की अदालत में पेश हुए, और जज साहब ने इस केस में जो तफ्तीशी हैं उन्हें चलान पेश करने का आइंदा समाअत में हुक्म दे दिया है कि केस का चलान दाखिल करें ताकि ट्रायल का आगाज़ हो जाए। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की, और इसमें
अदालत ने जो है वो फवाद चौधरी साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है। फवाद चौधरी की तरफ से वकील कैसर इमाम पेश हुए और रिहा करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका हुक्म सादिर फरमा दिया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।